राहुल गांधी ने, जैसे मैंने कहा, पॉइंटेड क्वेश्चंस, चिन्हित सवाल उठाए, और मोदी जी ने जब जवाब दिया, खैर मोदी जी की तो वक्तृत्व कला आसमान को छूती है, बहुत हिम्मत से बोलते हैं, कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। पर यही था कि उनसे जैसे सवाल पूछा गया गाय के बारे में, तो उन्होंने जवाब दिया मूली के बारे में। तो ये एक मोटे तौर पे मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए उसको उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में अडानी के बारे में भी रेखांकित किया, लोकसभा के कार्यकाल के बारे में भी रेखांकित किया कि उनके माइक को म्यूट किया जाता है। और उसका प्रभाव अभी ये हुआ कि एक साथ इतनी चीजें आ गई, तो अभी लोकसभा के स्पीकर भी थोड़ा सा उनको निष्पक्षता दिखाने की इच्छा हो रही है, खासतौर से राज्यसभा में। और राज्यसभा में राहुल गांधी ने जो ये भाषण दिया, मेरे ख्याल से उनके बेहतरीन भाषणों में से एक था, उनके ही बेहतरीन भाषणों में से भी। और कई समय तक वो भाषण याद रखा जाएगा, क्योंकि भाषण पूरे तथ्यों पर आधारित था, पूरा दिल से आया, ईमानदारी से आया, और उसने इन बातों को फिर से किया जिसको सबको नोटिस लेना पड़ा। अभी तक के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते थे तो यहाँ के पत्रकारों का डेलीगेशन जाता था, वो अखबारों में आता था कि कौन पत्रकार जा रहे हैं, कौन उनके साथ जा रहे हैं। जब से ये प्रधानमंत्री जी आए हैं तो ये सब बातें गुप्त थी। और राहुल गांधी ने ये लगाया कि उनके साथ, उन्होंने कहा कि पहले अडानी के प्लेन में मोदी जाते थे, अब मोदी के प्लेन में अडानी जाते हैं। तो इन्हें देश भर, दुनिया भर में जो बहुत बड़ी यात्राएं हुई और उसमें जो बड़े बिजनेस डील हुए, तो उसमें एक प्रकार से मोदी जी के साथ हमेशा अडानी की उपस्थिति और एक दो और उनके मित्रों की उपस्थिति रही होगी। तो दुनिया के कारोबार में भी उनको एक उससे मदद मिली। पिछले एक महीने से मोदी जी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? पहले बीबीसी की रिपोर्ट ने गुजरात मामले को लेकर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की, ये मैं नहीं कह रहा, बीबीसी की रिपोर्ट बता रही है, जिसे आखिरकार जो डॉक्यूमेंट्री बनी, जिसे भारत में बैन भी कर दिया गया। उसके तुरंत बाद जो है, कुछ दिनों के बाद जो है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, जिसमें मोदी अडानी जी के संबंध को लेकर बहुत चीजें खुलासा की गई। इसके उसके बाद जो है, राहुल गांधी जोड़ो यात्रा से लौटकर संसद में जब भाषण दे रहे थे, तो मोदी जी को लेकर और अडानी के संबंध को लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दी। इसका जवाब जब मोदी जी ने जब संसद में दिया, तो उनका कॉन्फिडेंस लूज होता दिखा। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। हमारे साथ प्रोफेसर राम पुनियानी जी हैं, इनसे ही जानते हैं आखिर पूरा मामला जो है पिछले एक महीनों का देखते हैं वो क्या चल रहा है। क्या सब कुछ ठीक ठाक है बीजेपी मोदी जी के साथ, अडानी जी के साथ? देखिए, जहां तक आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, और ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पहली बार इतने सालों में इतनी चीजें हुई हैं जिसने बीजेपी और मोदी की छवि को धूमिल किया है। वैसे तो सोशल मीडिया का एक बड़ा तबका सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश करता रहा है, पर क्योंकि बड़ा मीडिया गोदी मीडिया के रूप में काम कर रहा है, इसलिए वो सच्चाई लोगों तक पहुंच नहीं पा रही। तो अभी ये जो दो तीन चीजें आप कह रहे हैं, पहले तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई। वैसे देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्री में कुछ नया नहीं था, जो था पूरा सिलसिलेवार तरीके से रख दिया गया था। पर क्योंकि बिल्कुल। पहली बार बीबीसी ने एक ही काम किया था, सभी घटनाओं को जोड़कर सिलसिलेवार रख दिया था। और एक महत्वपूर्ण बात उसने बताई कि इसमें ब्रिटिश सरकार ने भी इसकी जांच करवाई थी, और उसमें उन्होंने वो तथ्यों को पाया था जो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और जो जस्टिस सावंत की अध्यक्षता में ट्राइब्यूनल बना था उसने रखी थी। तो वो बीबीसी की रिपोर्ट। और दूसरा ये है कि दो भाग में आई, पहले भाग को बैन कर दिया गया, पर आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, जब तक बैन हो वो लिंक हर जगह पहुंच जाती है, किसी न किसी रूप में पहुंच जाती है। फिर दूसरा पार्ट आया, और दूसरे पार्ट, पहले पार्ट में गुजरात का पूरा था, दूसरे पार्ट में 2014 के बाद की जो घटनाएं हैं उनको सिलसिलेवार तरीके से रखा गया।
और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता इन चीजों को पहले भी रखते आ रहे हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। तो इसका थोड़ा प्रभाव समाज के जो बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स हैं, जो थोड़ा सा मुद्दों को गहराई से सोचते हैं, उनके मन में एक सवाल तो उठा होगा। भले ही ये घटना 20 साल पुरानी है, पर मानवाधिकारों से जुड़ी हुई है, और उसकी जो सच्चाई एसआईटी ने एक रिपोर्ट दी, और उसकी दूसरा जो रिपोर्ट के साथ साथ ये बात को भुला दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरे राजू रामचंद्रन ने अपनी राय दी थी कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पे मुकदमा चलाया जा सकता है। तो खैर, पर एक चीज को हाईलाइट किया गया, दूसरी चीज को दबाया गया, और ये डॉक्यूमेंट्री के बहाने एक पूरा, कम से कम एक बड़े तबके में ये बात निश्चित रूप से आ गई कि गुजरात का सच क्या है। तो ये एक बात हुई। अब इसको भी सुप्रीम कोर्ट में इससे भी मामला चल रहा है, और ज्यादातर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने के खिलाफ है। पर जब तक ये मामला आएगा, मुझे लगता है कि उसकी उसकी जो लिंक्स हैं वो बहुत जगहों पर पहुंच चुकी होंगी। और आपने जैसे नोट किया होगा कि केरल में कई जगह उस पर सार्वजनिक शो किए गए, कई बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज में लड़कों ने, लड़के लड़कियों ने उसको देखा। तो एक प्रभाव जो एक समाज में मानव अधिकारों के पक्ष में एक प्रभाव तो बना। तो ये एक बात है। और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री अपने आप में, जैसे मैं इसको दोहराऊंगा कि कुछ नई बात ज्यादा नहीं है, यही जो चीजें थी उनको पहली बार सिलसिलेवार तरीके से ए टू जेड रख दिया गया है, कोई भी बात उसमें मिसिंग नहीं है। तो पूरा चित्र एक तरह से स्पष्ट हो जाता है, और विद्यार्थियों के एक तबके में, नौजवानों के एक तबके में पूरी कोशिश से इसको डॉक्यूमेंट्री को सीरियसली देखा गया। अब दूसरी बात जो राहुल गांधी अभी तक अकेले कह रहे थे, और अडानी के बारे में खास तौर से, क्रॉनी कैपिटलिज्म और सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म एंड क्रॉनिक कैपिटलिज्म, इन दोनों का गहरा रिश्ता होता है। और ये बात राहुल गांधी अलग तरीके से कह रहे थे कि मित्रकाल चल रहा है, और अडानी को हर जगह ये सुविधाएं दी जा रही हैं। और प्रधानमंत्री जी की जो बहुत सारी विदेश यात्राएं होती थी, अभी तक के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते थे तो यहाँ के पत्रकारों का डेलीगेशन जाता था, वो अखबारों में आता था कि कौन पत्रकार जा रहे हैं, कौन उनके साथ जा रहे हैं। जब से ये प्रधानमंत्री जी आए हैं तो ये सब बातें गुप्त थी। और राहुल गांधी ने ये लगाया कि उनके साथ, उन्होंने कहा कि पहले अडानी के प्लेन में मोदी जाते थे, अब मोदी के प्लेन में अडानी जाते हैं। तो यानी देश भर, दुनिया भर में जो बहुत बड़ी यात्राएं हुई, और उसमें जो बड़े बिजनेस डील हुए, तो उसमें एक प्रकार से मोदी जी के साथ हमेशा अडानी की उपस्थिति और एक दो और उनके मित्रों की उपस्थिति रही होगी। तो दुनिया के कारोबार में भी उनको एक उससे मदद मिली। और राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में, इस बात को फिर से रेखांकित किया। अब वो तो कह रहे थे, कितने लोग विश्वास करते न करते, कितने में हिंडनबर्ग नाम की रिपोर्ट आ गई, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने 80 के करीब सवाल उठाए। उन सवालों बिल्कुल। का अडानी ने जवाब दिया। अडानी ने एक 400 पेज की रिपोर्ट वापस दी, और उनमें ये सवालों से पूरी कन्नी काट दी गई, एक गोलमाल बिल्कुल। तरीके से जवाब दिया गया। और जो पॉइंटेड क्वेश्चन थे, 30 से 33% सवालों के जवाब दिए गए थे, बाकी सवालों को हाँ, घुमा दिया गया था या मुद्दे से भटका दिया गया था। भटका, तो वो एक बात हो गई। तो इससे भी एक पूरा इम्प्रेशन लोगों में गया कि किस प्रकार से ये अडानी के बारे में जो बात चल रही है। फिर राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में अडानी के बारे में भी रेखांकित किया, लोकसभा के कार्यकाल के बारे में भी रेखांकित किया कि उनके माइक को म्यूट किया जाता है। और उसका प्रभाव अभी ये हुआ कि एक साथ इतनी चीजें आ गई, तो अभी लोकसभा के स्पीकर भी थोड़ा सा उनको निष्पक्षता दिखाने की इच्छा हो रही है, खासतौर से राज्यसभा में। और राज्यसभा में राहुल गांधी ने जो ये भाषण दिया, मेरे ख्याल से उनके बेहतरीन भाषणों में से एक था, उनके ही बेहतरीन भाषणों में से भी। और कई समय तक वो भाषण याद रखा जाएगा, क्योंकि भाषण पूरे तथ्यों पर आधारित था, पूरा दिल से आया, ईमानदारी से आया, और उसने इन बातों को फिर से किया जिसको सबको नोटिस लेना पड़ा। अभी तक क्या था कि उनका एक इमेज भी था, एक पप्पू का इमेज रखा गया था, करोड़ों रुपए खर्च करके पप्पू का इमेज बनाया गया। और अभी भारत जोड़ो यात्रा ने उनके इमेज को पूरा उलट दिया है।
एक सीरियस पॉलिटिशियन, एक राजनीतिज्ञ जो अपने एजेंडा के बारे में सीरियस है, उसके रूप में उनको प्रस्तुत किया गया, स्थापित भी हो रहे हैं, उनकी परिपक्वता भी बढ़ गई है। और उस आधार पे इस भाषण को जब देखा गया तो निश्चित रूप से उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। और अंतिम बात इसमें जो मैं कहूँ, राहुल गांधी ने, जैसे मैंने कहा, पॉइंटेड क्वेश्चंस, चिन्हित सवाल उठाए, और मोदी जी ने जब जवाब दिया, उन खैर मोदी जी की तो वक्तृत्व कला आसमान को छूती है, बहुत हिम्मत से बोलते हैं, कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। पर यही था कि उनसे जैसे सवाल पूछा गया गाय के बारे में, तो उन्होंने जवाब दिया मूली के बारे में। तो ये एक मोटे तौर पे मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए उसको उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट अबाउट ट्री, व्हाट अबाउट ट्री, कि आपने ये किया है, तो आपने भी तो वो किया था। तो वो पुरानी बातों को लेकर आने लग गए, और पुरानी बातों को भी खंगाला जाए तो जिन आरोपों के आधार पर वो पूरा अन्ना आंदोलन हुआ था, आरएसएस समर्थित अन्ना आंदोलन, जिससे मिस्टर केजरीवाल निकले थे, जो जो चीजें उन्होंने आरोप लगाए थे, बाद में अदालतों ने तो उन आरोपों से बरी कर दिया। तो अब मोदी जी बिल्कुल। उनकी याद दिला रहे कि भाई वो भ्रष्टाचार काल था, जबकि भ्रष्टाचार का हौवा खड़ा किया गया था। कोर्ट ने तो उस हम्म। प्रकार की कोई बात को मानने से इनकार कर दिया है। जी। इसमें सर मैं एक लाइन मात्र जोड़ना चाहूंगा। कांग्रेस काल में भ्रष्टाचार हुए तो कांग्रेस काल में उनके मंत्री भी जेल गए, जी। जांच हुई, और जरूरत पड़ी तो अदालती कार्रवाई के दौरान जो है अदालतों के द्वारा उन्हें जेल भी भेजा गया। ये राजा उनमें शामिल है, सही, कनिमोझी शामिल है। बिल्कुल सही। मीन्स जो हुआ भ्रष्टाचार, उसमें से आधे से ज्यादा तो हुआ था। जो विनोद राय ने कोल ब्लॉक की बात की थी, वो तो पूरा एक इमेजिनरी सवाल था। और जो सच में आप जैसे कह रहे हैं, कुछ जो वास्तविक मुद्दे थे, उन पर कानूनी कार्रवाई की गई, पूरी प्रतिबद्धता से उन पर केसेस चलाए गए, और उनको जो सजा मिली उनको भुगतना पड़ी। ये एक फर्क है। अभी जो चल रहा है मित्रकाल, जिसको कहना चाहिए, कि प्रधानमंत्री के मित्रों का एक पौवारा चल रहा है, पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई हुए वाला मामला है। तो उसमें उस गुब्बारे को हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने पूरा पूरा तार तार कर दिया। और क्योंकि जैसे आपने कहा कि हिंडनबर्ग ने जितने सवाल उठाए, उसके एक चौथाई का भी पूरा जवाब ये अडानी की रिपोर्ट में नहीं आया। तो इससे एक वातावरण तो खड़ा हो गया है कि देश में अब जो तथाकथित अच्छे दिन का हुआ एक इम्प्रेशन खड़ा किया गया था, वो अच्छे दिन का भी लोगों ने देख लिया है। लोग कैसे त्राहिमाम कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के सवाल, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, रुपए की गिरावट, वो सब तो अभी सबके सामने दिख रहा है। और अभी जैसे कहते हैं ना कि वो एक बार घड़ा पूरा भर जाता है तो बाहर छलकने बिल्कुल। लगता है। तो मामला अभी वैसे ही दिख रहा है कि भाजपा ने जो इतनी चीजों का प्रोपेगेंडा खड़ा किया था गोबेल्स की तर्ज पर, वो प्रोपेगेंडा में अभी छेद आना शुरू हो जाएगा। सर एक ये है सवाल, कोट अनकोट के साथ, क्या भक्त लोगों का भी विश्वास डगमगाया है? देखिए, अभी जो इन्वेस्टर्स में भी बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर जो आम बिल्कुल। व्यक्ति अपनी पूंजी को थोड़े सेविंग में रखता है, उसको तो उसका विश्वास तो डगमगाया गया है। क्योंकि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आम लोगों का बैंक है। एलआईसी, बिल्कुल। ये आम लोगों की संस्था है। और इन दो संस्थाओं में से ही सबसे ज्यादा पैसे निकाले गए। यहाँ मैं अमर आपको एक याद दिला दूं, एलआईसी बिल्कुल। की स्थापना जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, अब ये हम्म। मजाक अलग है कि ये एलआईसी में जो घोटाला हुआ उसके लिए नेहरू जिम्मेदार है, क्योंकि अगर वो हम्म। एलआईसी नहीं बनाते तो ये घोटाला ही नहीं होता। ये बिल्कुल। एक बिल्कुल। मजाक को अलग भी रख दिया जाए तो मैं एक आपको अच्छी घटना बताना चाहता हूँ कि एलआईसी बनने के बाद उस समय मुंदड़ा नाम के जो एक बड़े व्यापारी थे, उन्होंने, हम्म। एक कृष्णमाचारी नाम के, टीटी कृष्णमाचारी नाम के फिनेंस मिनिस्टर थे, तो मुंदड़ा ने एलआईसी से कुछ पैसा निकाल के एलआईसी में दूसरी कंपनी का पैसा निकाल के खुद की कंपनियों में डलवाया। अब ये बात जब बाहर आई, नेहरू जी ने ये बात आई, और उस समय कृष्णमाचारी जो दक्षिण के बड़े उद्योगपति थे, वो फिनेंस मिनिस्टर थे। हम्म।
तो नेहरू ने उनको रिजाइन करने को लगाया। आज तो हजारों करोड़ों का मामला है, उस समय कोई 2-4 करोड़ का मामला था। और उसके आधार पे जो आज नेहरू को दोष दिया जाता है, उन्होंने अपने मंत्री को छोड़ा नहीं। उन्होंने अपने मंत्री को कहा कि आपको ये मुंदड़ा प्रकरण में त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो जो आज कहते हैं कि भ्रष्टाचार काल था, शुरुआत अगर देखिए तो ईमानदारी की एक सीमा हमको जवाहरलाल नेहरू के इसमें दिखती है, लाल बहादुर शास्त्री में बाद में दिखी रेल एक्सीडेंट के बाद में। और अभी तो खैर इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और मंत्री अपनी कुर्सियों पर फेविकॉल लगाकर बैठे हुए हैं। सर सो कॉल्ड एक कोट अनकोट के साथ कह रहा हूं मैं, जी। गुनाहगार तो कांग्रेस है, रेलवे बना दिए, कई सारे पीएसयू खड़े कर दिए, और जो है इन गुनाहों का सजा जो है उन्हें भाजपा दे रही है, उन लोगों को बेच रही है और खत्म कर रही है, और ये कह रही है कि गलती कांग्रेस की थी। बताते रहे हैं कि हम लोग सब पास साफ हैं, हमारे डिपार्टमेंट में जो भी आते हैं बीजेपी रूपी शॉप से जब निकलते हैं नहाकर तो सब कुछ पाक साफ हो जाता है। बाकी हाँ अन्य नहीं। मामलों में जो है सब दोषी हैं, सब गलत हैं, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, सबके सब एक जो है, जो संस्थागत विकास की बात की जाए, भारत को औद्योगिक क्षेत्र में आगे लाने के लिए जितने भी काम थे, जितने भी जरूरतें थी, उन्हें पूरा किया। क्या उन्हीं सब चीजों को बेचकर अभी जो है लग रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की कोशिश की जा रही है, या फिर मित्रों को मजबूती देने की कोशिश की जा रही है? नहीं, आपने ये बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से बहुत अच्छी बात कही। और वास्तव में जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारत इतने बुरे आर्थिक संकट में आने के बावजूद भी जो मजबूती से टिका हुआ है, उसके पीछे यही जो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ, उसके कारण ही है। और ये जो अभी बेचवाली चल रही है, पहले थोड़े बहुत मनमोहन सिंह के समय पे ये बात शुरू होगी, पर वो एक छोटा मोटा कुछ उदाहरण होगा। अभी तो धड़ल्ले से ये चीजों को मित्रों के बीच में मित्रों को दिया जा रहा है। और हमारी अर्थव्यवस्था, अब ये तो कह रहे हैं हम बहुत तो है कि हम दुनिया में सबसे आगे चल रहे हैं, पर जहां तक हमारी अंदर की अर्थव्यवस्था देखिए, जीडीपी लगातार गिर रही है। और वो एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है। तो मुख्य रूप से इस इन सब चीजों के का प्रभाव आम जनता पर और छोटे व्यापारियों पर, छोटे इन्वेस्टर्स पर बहुत बड़े पैमाने पर पड़ेगा। खास करके अगर 24 को निगाह में हम रखें, लोकसभा चुनाव को अगर गौर करें, तो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी जो है, लंदन हो गए, अमेरिका हो गए और यूएस हो गए, बहुत सारी जो विदेशी देश हैं, खास करके मोदी को निशाना बनाया जा रहा है, या फिर मोदी की अडानी के आड़ में मोदी को पर एक शिकंजा कसने की कोशिश करी, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कोशिश। जबकि ये कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि सभी मित्र हैं हमारे, विदेश नीति बहुत मजबूत हुई है, तो अचानक हमले का क्या मतलब हो सकता है? जो हमारा इंटरनेशनल देखिए। गैंग जो है, जिस पर कहीं ना कहीं सभी देशों के एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। जी। अब देखिए, जैसे अभी भी ब्रिटेन से ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने मोदी कहा, उसको डिसोन कर दिया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उसके बाद बावजूद बिडेन ने मोदी को सपोर्ट कर दिया, क्योंकि अभी एक तीसरा एंगल ये आया है कि चीन जो उभर रहा है, उसके हम्म। खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन की नीति है कि भारत का समर्थन किया जाए। तो इन हम्म। देशों के अंदर भी जो दूसरी संस्थाएं हैं जो बेसिक रिसर्च करती हैं, जैसे बीबीसी काफी स्वायत्त हम्म। है। हिंडनबर्ग ये एक प्राइवेट कंपनी है जो अपने हिसाब से चलती है। तो वहां के प्रेसिडेंट और वहां के प्राइम मिनिस्टर भी इन चीजों को रोक नहीं सकते। जैसे अभी आप देखिए, अमेरिका से बहुत प्रतिष्ठित अखबार निकलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो वहां के गोदी मीडिया नहीं बने हैं, तो इसलिए बिल्कुल। वो पूरी अपनी सरकार की नीतियों को फॉलो करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वहां की कई अच्छी रिपोर्ट्स आएंगी जो हमारे देश के बारे में एक सही आईना हमारे सामने रखेंगे। तो आपकी बात सही है कि ये कोई, जहां तक देशों का सवाल है, अभी अमेरिका और ब्रिटेन को खास तौर से भारत के पीछे खड़े रहने की जरूरत है, चाइना के विरोध में खड़ा करने के लिए। क्योंकि चाइना एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और इन ये साम्राज्यवादी देश जिनको अमेरिका ब्रिटेन देखिए,
तो वो तो खुद के स्वार्थ के हिसाब से देखेंगे। पर उनके अंदर की संस्थाएं कुछ ऐसी विकसित हो चुकी हैं, क्योंकि वहां का लोकतंत्र एक प्रकार से आगे है, जो दुनिया के बारे में अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट देता रहता है। ह्यूमन राइट्स वॉच हो गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, फिर जैसे बीबीसी। अब वैसे गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म, आप तो पत्रकारिता में हैं, आप देखें बीबीसी की जो पत्रकारिता का लेवल है वो एक बहुत अलग है। ऐसे ही उसको जो अपने आप को ज्यादा एक प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, वो तो मॉडल है कि आप सरकार की नीतियों से इन्फ्लुएंस मत होइए, उद्योगपतियों से इन्फ्लुएंस मत होइए, एडवर्टाइजर से इन्फ्लुएंस मत होइए, और इनसे इनके प्रभाव के बावजूद आप सच्ची पत्रकारिता कीजिए। बीबीसी उसका उदाहरण है। पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने उसको ओन नहीं किया। अच्छा, हिंडनबर्ग ने जो कहा, कोई बिडेन ने भी कोई इसका स्टडी नहीं किया कि हिंडनबर्ग क्या कह रहा है। उसको सिर्फ ये मोदी को साथ में रखना है चाइना के खिलाफ, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। सर फाइनल कमेंट, 2024 आने वाला है, इधर लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होने वाले हैं, प्रमुख विपक्षी दल के फॉर्म में मैं बात कर रहा हूँ। बाकी क्षेत्रीय पार्टियां भी जो है वो एक दूसरे के साथ गठबंधन में और सपोर्ट में आएंगी। कितना असर पड़ेगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से और हिंडनबर्ग रिपोर्ट, बीबीसी रिपोर्ट, अडानी संबंध, मुद्रा पोर्ट पर से जो है ड्रग्स का एक खुला व्यापार होना, इनडायरेक्टली सरकारें कबूल नहीं करती हैं, लेकिन जो है गाहे बगाहे ये रिपोर्ट आती है, धरपकड़ में पकड़े जाते हैं। तो इन सब का कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव? देखिए अमर, अगर आप देखें तो अभी ऑलरेडी एक वातावरण बदल गया है। और वो वातावरण, क्योंकि कोई भी चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत एक वातावरण से होती है, और जो हवा में आज बात चल रही है उसमें कांग्रेस की प्रतिष्ठा, राहुल गांधी की प्रतिष्ठा ये पहले से बढ़ गई है। इसके कारण अपोजिशन यूनिटी भी आसान हो जाएगी। आप देखिए अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में, अडानी के बारे में अपोजिशन साथ में आ गया है। तो ऐसे पहले तो अभी जो अपोजिशन की पार्टीज को क्या लगता था कि कांग्रेस हमें नेतृत्व नहीं प्रदान कर सकती, अभी दिख रहा है कि कांग्रेस के अंदर जो नया एक जज्बा आया है तो अपोजिशन भी साथ में आ सकता है। और कांग्रेस का भी जो पहले इमेज था कि ये भाई इतनी मजबूत पार्टी नहीं है, जिस प्रकार से वो भारत जोड़ो यात्रा के साथ राहुल गांधी अपना नेतृत्व की क्षमता दिखा रहे हैं, वो एक बहुत ही अलग चीज है। तो मुझे तो लगता है कि अभी 1 साल पहले हम जो बात करते थे और अभी जो बात कर रहे हैं उसमें बहुत फर्क है। और फर्क बीच में भारत जोड़ो यात्रा का है, राहुल गांधी की मैच्योरिटी का है, उनकी परिपक्वता का है, और जिस प्रकार के मुद्दे वो उठा रहे हैं उसके कारण निश्चित रूप से 2024 पर इनका प्रभाव पड़ेगा। ये थे डॉक्टर राम पुनियारी। इन्होंने बहुत सलीके से हम लोगों को समझाया कि अडानी मोदी जी का संबंध क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव कैसे काम करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का व्यक्तित्व कितना बड़ा है, और इनके साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की छवि उभर कर जो सामने आई है, उससे बीजेपी और टीम मोदी भी सकते में है। उन्हें ये सोचना और रणनीति बनाने की जरूरत पड़ रही है कि आखिर इस उभरते हुए राहुल को कैसे रोकें। तो आप देख रहे थे अम्बेडकर नामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद सर। हम आपसे मिलते हैं फिर अगले मुद्दे पर, किसी दूसरे टॉपिक पर फिर बात करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू।